हाय फ्रेंड्स। 16 मई 2021 को मैंने जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था। उसके मैथमेटिक्स सेक्शन का सॉल्यूशन मैं आज प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन फर्स्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इफ x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इक्वल टू 4 देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू, मतलब हमें पूछ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी अगर ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को आप सीधा सीधा निकाल सकते हो अगर आपको फॉर्मूला पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई का ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको 65 आंसर मिल जाएगा। मेरा क्वेश्चन सही था, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 65 पे जो है एरो का निशान आ रहा है। 65 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बहुत इजी प्रश्न है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दो इक्वेशन दे रखे, इनको सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। x इक्वल टू 8, वाई इक्वल टू 4/3 आएगी, जिसको इन्होंने इस तरह 1/3 में रिप्रेजेंट कर रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी बॉडमास रूल अगर आपको पता है, ठीक है, बॉडमास रूल पता है ना आपको क्या होता है। सबसे पहले ब्रैकेट्स इन ऑर्डर आते हैं, फिर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको बॉडमास रूल बोलते हैं। तो बॉडमास रूल पे जो है अगर ये रूल आपको अच्छे से आता है तो ये आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आप इसका सोल्यूशन। तो बॉडमास रूल से करेंगे तो इसका आराम से सोल्यूशन निकल जाएगा। तो इसका आंसर है 506। ये क्वेश्चन भी बॉडमास रूल से निकलेगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है आपको सेम, और इसको इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। थ्री दे क्या रखा है, 3/5 ऑफ 285 और डिवाइड बाई 9 प्लस 9 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे बॉडमास रूल से तो 100 आंसर आ जाएगा आपका, जो कि इसका सही उत्तर है। अब ये क्वेश्चन आप है ना दो तरीके से कर सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या होता है, इन जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि अगर किसी को ऐड कर दिया तो औसत जो है उसका एवरेज है डिक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इन तरह के क्वेश्चन को आप, एक तो जो स्टैंडर्ड तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है कि पहले जितने भी जो भी औसत दे रखा है, पहला एक ग्रुप है, सपोज 12 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और इसका औसत है 180। ठीक है, ये दे रखा है हमें। और दूसरा ग्रुप क्या बनेगा हमारा, जब अगर कोई टीचर ऐड हो रहा है तो 178 रह जाती है। ठीक है, एवरेज डिक्रीज हो रहा है 2 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाला ग्रुप था उसको माइनस कर देंगे बाद वाले ग्रुप से। तो बाद वाले ग्रुप में कितने लोग हैं, 13 टीचर मिला के, 12 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर, तो कितने हो गए, 13। 13 की औसत हाइट 178 है, तो कुल हाइट निकालेंगे हम। ठीक है, टोटल टोटल अगर हाइट कैलकुलेट करेंगे, सबकी सबकी ऐड कर देंगे अगर, तो कितनी आएगी, 13 इंटू 178 माइनस किससे कर देंगे, 12 इंटू 180, तो हमें सही उत्तर मिल जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा 154। ये तो हो गया स्टैंडर्ड तरीका। अब एक तरीका है जो यहाँ पे दे रखा है, शॉर्ट ट्रिक है ये। क्या करेंगे, जो 178 आपकी जो डिक्रीज होके जो आपका एवरेज बना है उसमें से माइनस कर देंगे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है इनटू जितना डिक्रीज हुआ है वो। ये शॉर्ट ट्रिक है, तो आपको 154 आ जाएगा। और ये स्टैंडर्ड आपको दिख रहा है डिटेल सॉल्यूशन कि 12 इंटू 180 कर देंगे तो 2160 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर 178 हो गया 13 लोगों की तो 2314 आ गया। अगर अब 2314 में से 2160 घटा दिया तो 154, ये क्या आ जाएगी, टीचर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If 40% of a number is equal to 2/3 of another number, what is the ratio of the first number to the second? देखो इसमें क्या है, 5:3 कैसे आएगा। सबसे पहले तो अगर आपको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, x मान लेना है। तो इफ 40% ऑफ ए नंबर, तो ये नंबर जो है ना, हम इसको x मान लेते हैं, तो x का 40% क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय 40/100, तो 4x/10। ठीक है, 4x/10 आ गया एक तरफ। 2/3 ऑफ अनदर नंबर,
तो मान दूसरा नंबर y मान लिया, तो y इंटू 2/3, तो 4x/10 बराबर 2y/3। इसको सॉल्व करोगे तो 5/3 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे 5/3 x/y आ जाएगा 5/3, तो 5:3 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If one number is replaced by a number from the series of the first 5 prime numbers, then the average becomes 5.8. Find the replaced number. तो देखो ये किसका सवाल है? ये एवरेज का सवाल है। अगर आप इसको पहचानोगे तो ये एवरेज का सवाल है, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है, पहले से दे रखा है, वर्ड भी देख सकते हो आप, एवरेज। तो बोल रखा है पहले जो 5 प्राइम नंबर है ना, उनका एवरेज 5.8 है। ठीक है, अगर रिप्लेस कर दे तो 5.8 है, सॉरी। इसमें बोल रहा है कि 5 जो प्राइम नंबर है ना, अगर उसमें से एक नंबर रिप्लेस करें तो 5.8 बन जाता है उसका एवरेज। तो सबसे पहले तो हमें निकालना होगा पहले वाला एवरेज, मतलब पांचों का एवरेज क्या है, पांचों को मिला के एवरेज क्या आएगा। तो 5 प्राइम नंबर पहले के क्या हो गए, 2 3 5 7 11। इन पांचों को अगर हम जोड़ेंगे तो 28 आ जाएंगे। 28 में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 28 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.6 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 5.6 आ जाएगा। अब ये बोल रहा है, और हमें क्या दे रखा है, न्यू एवरेज दे रखा है रिप्लेसमेंट के बाद 5.8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका सम निकाल लेंगे। तो अगर 5.8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है, एक का डिफरेंस आ रहा है, तो रिप्लेस नंबर क्या होगा, एक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, इनमें सीधा सीधा ट्रिक बताता हूँ मैं। अगर आपको टोटल वर्क निकालने तो क्या करोगे, 12 आदमी 6 घंटे काम कर रहे हैं और 16 दिन लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, टोटल काम आ जाएगा मेरे पास। अब दूसरी तरफ क्या दे रखा है, 8 आदमी 8 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन लगेंगे। तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर मैं इन दो देखो, 12 × 6 × 16 बराबर, अगर मुझे इनको बराबर करना है इस इक्वेशन के, तो क्या करना पड़ेगा, 8 × 8 मान लिया x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे x की वैल्यू, तो 12 × 6 × 16 बटा कितना हो जाएगा, 64। तो आपके 18 आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। आपको सॉल्यूशन देखना है तो इसका इस तरह देख सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स 12 6 16 वो सेम है जैसे मैंने बताया आपको। 12 × 16 × 6 × 16 इक्वल टू 8 सपोज x मान लिया पे इंटू एक्स। ठीक है, तो आपको 18 डेज यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न था, कोई इसमें मतलब मुश्किल नहीं होनी चाहिए आपको। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी था इसमें। अगर आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं तो देखो, इन क्वेश्चन को निकालने का सीधा सा एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य यानी आपकी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, और अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस, इन तीनों में क्या जो है संबंध होता है, रिलेशन क्या होता है। अगर आपको ये चीज़ पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो पर कई बार इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो सीधा सीधा देखो, इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अंकित मूल्य सबसे ज़्यादा होता है, जो मार्क्ड प्राइस होगी ना वो सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या दिख रही है आपको, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ ए प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ए 5% डिस्काउंट। तो देखो डिस्काउंट किस में मिलता है, डिस्काउंट मार्क प्राइस में मिलता है हमेशा, तो आपको पता होना चाहिए। तो 5% डिस्काउंट, सोचो अगर 100 रुपये मार्क प्राइस है, ठीक है, और 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 95% हो जाएगी। ठीक है, 95 मतलब 95 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको x मान लेता हूँ, मतलब मैं ये मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस हो गई 95x। तो अगर आप परसेंटेज के तरीके से इसको देखोगे ना, तो मुझे मार्क प्राइस निकालनी है, तो आप कैसे निकालोगे। देखो ये सेलिंग प्राइस 266 दे रखी है, 5% डिस्काउंट देने के बाद 266 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे मार्क प्राइस निकालनी है तो 95, मतलब डिस्काउंट घटा दूंगा 100 में से, तो कितना बचेगा 95। तो 95x/100 इक्वल टू 266 कर दूंगा। ठीक है, तो 266 इंटू 100/95, तो मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, जब आप ये करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 280। तो 280 मेरे पास मार्क प्राइस आ गई। ठीक है, मार्क प्राइस 280 आ गई। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन सेलिंग इट ऑन मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस को मैंने सेलिंग प्राइस मान लिया,
ठीक है, तो 280 को मैंने सेलिंग प्राइस मान लिया और प्रॉफिट परसेंटेज 12% बता रहा है। तो देखो प्रॉफिट किस पे निकलता है, ये प्रॉफिट निकलता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो हम मान लिया कॉस्ट प्राइस कितनी है x, तो x इंटू 112/100 कितना हो रहा है 280। बस इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आंसर आ जाएगा, आपको 250 आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 द रिमाइंडर इज 2। इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 10 देन द रिमाइंडर विल बी। तो सिंपल से इसमें कुछ नहीं करना, बोल रहा है भाई स्क्वायर से अगर करोगे तो कितना बचेगा, तो क्या करोगे आप यहाँ पे, सीधा सीधा आप ऐसे करो, जैसे यहाँ पे क्या करो, कोई भी एक नंबर ले लो। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 12, तो 12 में मैं 10 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बचेगा 2। आपको ऐसा नंबर लेना है जिसमें 10 का भाग देने पे 2 रिमाइंडर बचे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 12 ही होगा। ठीक है, 12 में 10 का भाग देंगे तो 2 शेषफल बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेंगे। तो अब आप क्या बोल रहे हैं, अगर स्क्वायर कर देते हैं उसका, उस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं, तो 12 की जगह मैंने क्या लिख दिया 144, 12 इंटू 12 कर देता हूँ 144। अगर अब मैं उसमें 10 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा 4। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a milk tank, the quantity of milk is 40% more than water. If 31% of liter, 30, if 31 liters of water is added to the mixture, then the final ratio of milk and water is 5:8. Find the initial quantity of milk. देखो इस तरह के प्रश्नों में आप है ना इक्वेशन बना के आराम से कर सकते हो। अगर आपको अ, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो आप इसको सीधा सीधा इक्वेशन बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार इसको मिक्सचर की फॉर्मेट में, जैसे वो होते हैं ना मिक्सचर वाला जो फॉर्मेट होता है जिसमें लिखते हैं हम डैश लगा के, तो वो वाले फॉर्मेट में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो सीधे सीधे देखो क्या करो, इसमें इक्वेशन बना लो। कैसे बनाओगे, क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हमें रेशो लिख लेना है। तो भाई 40%, क्या क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 40% मोर देन वाटर, 40% ज़्यादा है वाटर से। तो वाटर की अगर 100 है तो पानी की कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। सॉरी, पानी की अगर 100 है तो दूध की 140 हो जाएगी। तो 7 रेशो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 7:5 का रेशो है मेरे पास शुरू में। तो अगर उसमें 31 लीटर ऑफ वाटर मिला देता हूँ, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है इस तरह के प्रश्नों में, आपको एक्स की फॉर्मेट में रेशो मानना है। तो 7:5 को आप क्या लिख सकते हो, 7x/5x लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो नीचे मैं दिखा देता हूँ। देखो 7:5 आपने मान लिया, शुरू में ही इसका था। अब 7x और 5x इसका रेशो हमने मान लिया इस तरह से। अब वो क्या बोल रहे हैं, दूध तो बिल्कुल नहीं बढ़ाया, बस पानी बढ़ाया है। तो देखो क्या होगा, 5x में 5x लीटर मेरे पास पहले से पानी है, उसमें मैं 31 लीटर पानी और जोड़ देता हूँ, और दूध में कुछ भी छेड़ा नहीं है, तो दूध इतना का उतना ही है। और फिर रेशो क्या बन जाता है मेरा, 5:8 बन जाता है, दूध 5 रह जाता है और पानी अब ज़्यादा हो जाता है, 8 बन जाता है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी, 5x + 31/7x = 8/5। ये इक्वेशन बनते जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और वहां से आपको मिल्क और पानी दोनों की क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क पूछा है, तो इसमें 35 लीटर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ गौरवी एंड गीतिका इज 5:3 respectively. If the sum of their ages 7 year ago is 66, then find the present age of गीतिका। तो इसमें तो कुछ नहीं करना आपको, देखो वही 5x और 3x इनकी मान लो। तो 5x - 7 प्लस 3x - 7। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, 5x - 7 प्लस 3x - 7 करना है, इसको 66 के साथ इक्वेशन में रख देना है, आपको सीधा सीधा x की वैल्यू आ जाएगी। तो गीतिका की वैल्यू आपको यहाँ से, गीतिका की एज पता चल जाएगी, यहाँ से 30 आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ये भी देखो थोड़ा अगर थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाओ ना तो ये बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं करना आपको। देखो
ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आपको सबसे पहले क्या पता लगाना है, आपको ये करना है कि टोटल यूनिट कितनी है, वर्क यूनिट आपको कैलकुलेट कर लेनी है। आपको एज्यूम कर लेना है भाई इतना वर्क है टोटल। तो क्या करना है, टोटल वर्क एज्यूम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम है ना उतनी यूनिट आप काम मान लो, बस इतना करना है आपको। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60। तो 60 यूनिट ऑफ वर्क आप मान लो। अब देखो क्या बोल रहा है, 90% काम कितने दिन में डन होगा। तो भाई 60 का 90% निकालोगे तो 54 यूनिट ऑफ वर्क आपके पास टोटल बचेगा। तो 54 यूनिट आपके पास काम है। अगर अब आप सोचो, ए जो है 15 दिन में काम कर सकता है वो, बी जो है 20 दिन में करता है, और ये 30 दिन में करता है। टोटल काम शुरू में 60 था, 60 यूनिट। तो 15 दिन के हिसाब से एक दिन में ये 4 यूनिट करता है, बी करेगा 3 यूनिट और सी करेगा 2 यूनिट। तो 5 और 4 9। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9। तो एक दिन में ये तीनों मिलके 9 यूनिट काम कर सकते हैं। एक दिन में तीनों मिलके 9 यूनिट काम कर सकते हैं। तो अब सोचो, एक दिन में अगर ये 9 यूनिट कर सकते हैं, तो 54 यूनिट करने में इनको कितने दिन लगेंगे, इनको 6 दिन लगेंगे। ठीक है, 6 दिन में ये अगर एक साथ काम करें, तो 6 दिन में ये उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, उसके 90% पार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं 6 दिन के अंदर अंदर। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में क्या ट्रिक दे रखी है, इफ ऑल थ्री वर्क ऑन अल्टरनेट डे। मतलब अगर ए काम करेगा तो बी और सी नहीं करेंगे, बी करेगा तो ए और सी नहीं करेंगे, और सी करेगा तो ए और बी नहीं करेंगे। मतलब सबको अलग अलग दिन, सिंगल आदमी काम करेगा अलग अलग दिन। तो मतलब क्या होगा, जो काम मेरा एक दिन में हो रहा था वो 3 दिन में जाके होगा। तो जो काम 6 दिन में हो रहा था वो मतलब 6 × 3 = 18 दिन में होगा। तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। आप यहाँ से सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 डेज। तो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 60 यूनिट ऑफ टोटल वर्क आ जाएगा। और इसके बाद देख सकते हैं वर्क डन बाय ए बी सी। ठीक है, 4 3 और 2 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। इस तरह मैंने जो आपको बताया सेम वही आपको यूज़ करना है मेथड। तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं कि एक टंकी में 3 नल है, दो से पानी जा रहा है, एक से पानी निकल रहा है, तो बताओ कितना टाइम लगेगा उसको पूरा भरने में या पूरा खाली होने में। इस तरह के प्रश्न आते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन बना के। तो इसमें पाइप, तो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 20 आवर्स। अ थर्ड पाइप सी empties द टैंक इन 30 आवर्स। ठीक है, तो इफ ऑल पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द टैंक कंप्लीटली। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, टोटल, पहले तो टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, टोटल यूनिट निकालनी है, भाई कितने यूनिट पानी मुझे भरना है आपको ये पता होना चाहिए। तो एलसीएम ले लो, 12 20 और 30 का एलसीएम 60 हो जाता है, 60 हो जाता है। तो 12 घंटे वाला 5 यूनिट भरेगा। ठीक है, 12 घंटे वाला 5 यूनिट भरेगा, 20 घंटे वाला 3 यूनिट भरेगा, और 30 वाला दो यूनिट निकालेगा। सिंपल सी बात है। तो कितनी, अगर 5 + 3 - 2 करोगे तो 6 यूनिट आपके पास बचेगी। तो 6 यूनिट अगर 1 घंटे में मैं कर रहा हूँ, तो 60 यूनिट कितनी देर में करूँगा, 10 घंटे में। तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन भी, जो मैंने वर्बली आपको बता दिया वही सोल्यूशन इसका। उसी तरीके से होना है, उतनी यूनिट निकाल लो, टोटल काम कितना है उस डिवाइड कर दो, सिंपल निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखो इसमें क्या, अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल फॉर 1200 में एक आर्टिकल खरीदा और 1600 में बेच दिया आफ्टर गिविंग 20% डिस्काउंट। ठीक है, अगर डिस्काउंट नहीं देता तो कितना प्रॉफिट होता। तो देखो सबसे पहले देखना है, भाई 20% डिस्काउंट दिया तो 1600 बना, अगर 20% नहीं देता तो सीधे सीधे देखो 1600 का 20% कितना हो गया, 400। तो 400 जोड़ दो इसमें, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2000 में बेचता है ये। ठीक है, 2000 में बेचता, तो कितने का मुनाफा होता, 800 रुपये का। और 800 रुपये का मुनाफा कितने पे होता है, 1200 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकाला जाता है।
तो 800 बटा 1200 इंटू 100 करेंगे तो 66 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि मतलब बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई इसमें करने जैसा कुछ था नहीं। तो सिंपल सिंपल ये देख लो इसका सोल्यूशन। कॉस्ट प्राइस 1200 है, सेलिंग प्राइस 1600 है। अगर विदाउट डिस्काउंट देखेंगे तो इसकी सेलिंग प्राइस 2000 हो जाती और प्रॉफिट फिर 800 का हो जाता। और यहाँ पे देखेंगे तो 66% जो है इसमें रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्पीड ऑफ ए बोट अलोंग विद द करंट एंड अगेंस्ट द करंट 16 और 12 है। देखो इसमें तो आप आराम से दिमाग लगा सकते हो, इसमें कुछ नहीं करना होता। जब भी आपको ऐसा देना तो उसमें क्या करना है, आपको दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग लगा देना है, तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। सिंपल सा ट्रिक है ये। 16 प्लस 12 करोगे 28, उसमें 2 का भाग दे दो 14 आंसर आ जाएगा। सिंपल सी ट्रिक है, सीधा आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब देखो कमल का देखो क्वेश्चन क्या था कि 4 friends rented a house. Kamal used the house for 3 months. Vibhor used it for 5 months. Hari for 8 months. Kishore 2 months. Find the rent of the house if Kamal shared the rent is 3000. तो भाई 3 महीने के भाई 3000 दिए तो 1 महीने का 1000 दिया है कमल ने। तो सिंपल सी बात है, टोटल महीने कैलकुलेट करो और उसे 1000 से गुना कर दो। तो 5 और 3 8 और 8 16 और 2 18, तो टोटल 18 महीने हैं। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18000 आंसर आ जाएंगे, 18000। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मैन कैन ट्रेवल 50 किलोमीटर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इनमें दोनों का एवरेज निकालना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले देखो टाइम ट्रेवल भाई 50 किलोमीटर में 2.5 घंटे लगे, फिर 200 में 4 लगे, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 250, देखो टोटल डिस्टेंस 250 हो गई, टोटल टाइम कितना हो गया 4, ढाई कितना हो गया 6.5, तो निकालोगे तो 38.46 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 35। बिल्कुल इजी प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 12 नंबर का एवरेज है 35, फिर एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 नंबर इज 40। ठीक है, द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर इज 50, तो फाइंड द 10th नंबर। तो देखो इसमें सीधा सीधा देखो क्या करना है, आपको सबसे पहले लिख लेना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। फॉर्मूला क्या यूज़ करें, एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल आइटम बटा नंबर ऑफ आइटम। ये तो छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है, सेम फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होता है ये एवरेज में। तो सम ऑफ 12 नंबर्स निकालोगे तो आपको 420 मिल जाएगा। सम ऑफ 9 नंबर निकालोगे तो 360 मिल जाएगा। लास्ट 2 नंबर निकालेंगे तो 50 मिल जाएगा। अब क्या करना है आपको, जो टोटल है ना उसमें से आपको 9 और ये 2 हटा देने हैं, तो बचा हुआ नंबर 10th नंबर आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। बिल्कुल इजी प्रश्न था, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। इस पूरे पेपर में अगर कोई सबसे अच्छा क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन है। अगर इसमें आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी इसमें। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना ही होना चाहिए। इस पूरे पेपर का मुझे सबसे अच्छा मैथ का क्वेश्चन ये लगा है। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें बोल रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन CI and SI for 2 years is res 16 and the rate of interest is 10%, then find the time if the simple interest on the same principal amount टू रेस 640। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स। अगर यहाँ पे 2 की जगह n लिखता तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता, P इंटू आर बटा 100 की पावर n होता। पर n जो कि यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। बस ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल देखो क्यों कर रहे हैं, इस फॉर्मूला के इस्तेमाल से हमें मूलधन मिल जाएगा। और अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल गया तो आप सीधा सीधा ऐसा इक्वल टू PRT/100 में P की वैल्यू रखोगे तो आपको आराम से टाइम की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे आपने मूलधन निकाल लिया P, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट PRT/100, यहाँ पे P की वैल्यू डाल दो। सिंपल इंटरेस्ट की ऑलरेडी दे रखी है 640, तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम निकल जाएगा 4 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, मेरे सारे इसमें सही हुए थे। तो आपको कोशिश यही करनी है कि पेपर में मैथ, रीजनिंग, रीजनिंग में भी अगर आप कोशिश करो कि पूरे में से पूरे सही हो, मैथ में भी कोशिश करो, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग और हिंदी, ये 4 सेक्शन में आप कोशिश करो कि इनमें से तो आप पूरे में से पूरे लाने का प्रयास करें। ठीक है, जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है, चाहे कितना ही पढ़ लो आप हद से हद जो है 60% मार्क्स ला सकते हो उसमें।
60-70% तुक्के अगर आपके सही लग गए तो, वरना जीके में तो आप भूल जाओ कि 50% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि जीके में कोई पता नहीं होता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। लेकिन इन सब जितने ये 4 सेक्शन है ना, मैथ, रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश, इनमें आप आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। तो हमेशा अपनी स्ट्रेटेजी इसी तरह बना के चलना कि इन 4 सब्जेक्ट्स को तो अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना। ठीक है, तो अब मैं लास्ट सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा रीजनिंग का, उसके बाद जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था उसके सारे सॉल्यूशन वीडियो सारे सेक्शंस के मैं अपलोड कर चुका हूँगा। इसके बाद जो है मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा जो मेरे पहले की पेंडिंग है, जैसे एक तो करंट अफेयर्स की, स्टैटिक जीके की ये, और इंग्लिश की सिनोनिम वगैरह की, ये सब मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आपकी रात्रि शुभ रहे। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।